दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल नेचुरल वेचुरल पर। और ये दोस्तों मेरे चैनल का पहला व्लॉग है जिसे मैंने बनाया है। और मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपको जो मैं आज बताने वाला हूँ, जो मैं आज दिखाने वाला हूँ, उसमें आपको खूब आनंद आए। चूँकि मैं घूमता हूँ और भारत देश में भ्रमण करता हूँ, विभिन्न जो संस्कृति है, जो विभिन्न स्थान हैं, वहाँ पर मैं जाता हूँ। और सांप्रदायिक, गैर सांप्रदायिक जो भी जगह होती है, मैं वहाँ पर दर्शन करने जाता हूँ और वहाँ के लोगों से मिलता हूँ। जो स्थल होते हैं वो मैं दर्शन करने जाता हूँ। अभी मैं निकला हूँ यहाँ, ये देवास रोड है उज्जैन का, और ये देख सकते हैं अभी कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क यहाँ पर स्टार्ट है। और एक बहुत ही सुखद अनुभव होता है जब प्रकृति के बीच से, जब उन रास्तों पर मैं चलता हूँ मेरे परिचित लोगों के साथ में। और जब मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इत्मीनान से गाड़ी चल रही है, बिल्कुल आनंद लेते हुए गाड़ी चल रही है। ये बीच में कुछ कॉलोनीज़ आती हैं, जैसे ये यहाँ पर है कोई शिवांश वैली करके कोई सी जगह है यहाँ। और आप देख सकते हैं कि बैक साइड में पहाड़ भी हैं। जिस तरह से मनुष्य तरक्की करता है और उसकी जो तरक्की है जिसमें कंस्ट्रक्शन वर्क भी होता है, अभी देख सकते हैं किस तरह से कितने यहाँ पे जेसीबी भी खड़ी हैं और मालवाहक जो ट्रक्स हैं वो भी हैं, जिसमें ये रोड वाइडनिंग का काम चालू है यहाँ पर, अभी कार्यरत है। सो ये 4 लेन रोड बनने जा रहा है। और आज का जो ये व्लॉग है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग है दोस्तों, जिसमें मैं आपको बाय रोड देवास के एक ऐसे दर्शनीय और रमणीय स्थल पर दर्शन कराने के लिए लेके जाने वाला हूँ, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और वो प्रसिद्ध क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, पारस पत्थर का नाम आपने सुना है। पारस पत्थर एक वो पत्थर होता है जिस पर कोई भी अन्य धातु टकराने से वो भी कीमती, बेशकीमती हो जाती है। मैं आज आपको एक ऐसी जगह पर लेकर जाने वाला हूँ जो देवास में स्थित है। और देवास से थोड़ा आगे जाने पर एक गांव आता है जिसे नागदा कहा जाता है। और वहाँ पर एक पर्वत है और वहाँ वाहन को बहुत ही दूर खड़ा करके जाना पड़ता है। अभी देख सकते हैं यहाँ एक द्वार आया है, और जिस तरह से ये जो द्वार है, बिल्कुल ऐतिहासिक स्मारक की तरह ये जो द्वार है, अभी इसका निर्माण कार्य अभी जारी है। और आप देख सकते हैं ये मैं हूँ और मेरी पूरी मंडली आज निकली है इस दर्शन के उद्देश्य से, जो कि देवास में स्थित है। और आप देख सकते हैं बहुत ही रमणीय दृश्य है। आजू बाजू खेत आते हैं और साथ ही में कुछ फार्म हाउसेस भी आते हैं। आप देख सकते हैं मैं अपने एक घनिष्ठ के साथ में इस यात्रा पर हूँ, जो कि मुख्य सड़क कहलाती है, जिसे देवास रोड कहा जाता है। और ये देवास से फिर भोपाल भी जाती है। आप बिल्कुल आनंद लीजिए। और जब भी आपका आना हो तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से, चूँकि मेन रोड तो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, बिल्कुल सीधा होता है, तो आसान है गंतव्य तक पहुंचना। और बीच बीच में कुछ गांव भी आते हैं। इस तरह से देवास का जो मार्ग है वो बहुत ही सुखद है और बिल्कुल आराम से गाड़ी चल रही है हमारी। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें और शेयर करें अपने
दोस्तों के साथ जो घूमने के इच्छुक हैं, जो दर्शनीय स्थल पर, रमणीय स्थल पर अपनी उपस्थिति देना चाहते हैं, बिल्कुल आप आइए और बिल्कुल घूमिए। देवास जो कि माता जी के मंदिर के लिए सुप्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। भिन्न भिन्न स्थानों से यहाँ पर लोग दर्शन के लिए आते हैं, मन्नतें रखते हैं और अपनी मन्नतों को पूरा होता हुआ देखते हैं, क्योंकि एक सिद्ध मंदिर है और ये सिद्ध मंदिर एक रमणीय पर्वत पर है, क्योंकि एक पर्वत पर चढ़ाई करके जब ऊपर से एक वो जो नज़ारा होता है वो भी देखने को मिलता है। और जिसने माता के दरबार में मत्था टेका है श्रद्धा से, समर्पण से, मन्नत तो उसकी पूरी होना ही होना है। आप देख सकते हैं ये अभी एक ब्रिज आया हुआ है और वहाँ से सीधे देवास के रूट पर अभी गाड़ी जा रही है। बने रहिए दोस्तों। और ये अभी टोल आया है, ये चूँकि पहला टोल क्रॉस किया है। 2 व्हीलर पर तो निकल जाना होता है, पर जब बात 4 व्हीलर की आती है तो टोल टैक्स देना होता है। और अभी तो टेक्नोलॉजी बहुत ही वास्ट होती जाती है, फास्टैग कार्ड आ गया है। ये देख सकते हैं भोपाल 146 किलोमीटर है यहाँ से, और एक रास्ता जो है वो दोस्तों इंदौर के लिए भी यहाँ से निकलता है। और देख सकते हैं कि कितना फ्लैट रोड है, ये बिल्कुल उस तरह से दिखाई देता है जैसे एक एयर स्ट्रिप होती है एयरपोर्ट पर। ये देवास का बोर्ड आया है, साइन बोर्ड, और ब्रिज के साइड से स्ट्रेट निकल के जा रही है हमारी गाड़ी। और बीच बीच में जो भी गांव आते हैं देख सकते हैं, खूबसूरत नज़ारा है। और कुछ गांव भी आते हैं बीच बीच में, और वहाँ से फिर सीधे देवास आ जाता है। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी एक गांव आया है, और ये जो गांव है इसका नाम है बांगर। और एक रास्ता जो है वो भोपाल से पहले बैरागढ़ आता है, वहाँ पर जाता है, देख सकते हैं। अभी तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर यहाँ भी है। कंस्ट्रक्शन वर्क अभी तो काफ़ी जारी है, देख सकते हैं। यहाँ एक सुप्रसिद्ध हॉस्पिटल है जिसे अमलतास हॉस्पिटल कहा जाता है।
और ये मैं हूँ और मेरे साथ मेरा घनिष्ठ भाई। और ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये जो ब्रिज है चल रहा है अभी। और यहाँ से दोस्तों अभी हमने राइट टर्न लिया है और बिल्कुल स्ट्रेट अब हमारी गाड़ी चल रही है देवास के रूट पर। बिल्कुल फ्लैट रोड होने की वजह से अभी समय का बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। एक समय जब ये सिंगल लेन रोड रहा उस समय तो समय का पता चलता रहा, क्योंकि डिस्टेंस तो बिल्कुल वही है, पर अभी चूंकि ये फ्लैट रोड हो गया है तो बिल्कुल स्मूथ ड्राइविंग राइडिंग के साथ में अपने गंतव्य तक पहुंचना हो जाता है। आप देख सकते हैं वाहन की यह गति सुरक्षा के लिहाज से भी पूर्णतः उचित है। हेलमेट पहनना ज़रूरी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये गांव की शुरुआत हो चुकी है और अब यहाँ रेलवे क्रॉसिंग पर आ गए हैं और इंतज़ार की घड़ियां अब समाप्त होती हैं। जैसा कि देख सकते हैं सामने ये जस्ट पेड़ों के जस्ट पीछे ये जो आसमान का व्यू है, ये जो पहाड़ का व्यू है, ये बहुत ही आकर्षक बन पड़ा है। और ऐसे कई पहाड़ हैं जो कि देवास के रूट पर देखने को मिलते हैं, जो बहुत ही रमणीय हैं। ये एक प्राकृतिक छटा होती है जो कि मनुष्य को और प्रत्येक जीव को बड़े ही आकर्षक ढंग से प्रेरित करती है। आविष्कार तो जारी है, मनुष्य जिसे अपनी तरक्की समझता है, जिसे अपना विकास समझता है, उसमें ईश्वरीय सृष्टि से हस्तक्षेप तो होता ही है। और मित्रों, देवास में प्रवेश हो चुका है और ये जो अभी पहाड़ आपने देखा, ये वही पर्वत है, ये वही पहाड़ है जिस पर माता जी का सिद्ध मंदिर है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अभी ये जो ब्लॉग है ये एक विशेष पर्वत पर एक विशेष मंदिर है जो कि महाकाल बाबा का मंदिर है। और वो सिद्ध महादेव का एक बहुत ही अच्छा मंदिर है जिसे केदारखो के नाम से जाना जाता है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि मैं आपको बताता हूँ। अभी यहाँ पर हमारी और भी मित्र मंडली हमारे साथ इस दर्शन के पवित्र उद्देश्य में जुड़ गई है। ये देवास का प्रवेश मार्ग है और अभी हम आगे बढ़ गए हैं देवास के ये मेन ब्रिज पर। जैसे कि आप देख सकते हैं कितना वाइड है, कितना विस्तृत ये रोड ब्रिज है। और यहाँ से सीधे केदारखो के पर्वत पर के मंदिर पर हम पहुँचने वाले हैं। अभी चूँकि निकले हुए पौन घंटे के करीब हो चुका है, तो बीच में रुके कुछ स्वल्पाहार ग्रहण किया। जो यहाँ की मित्र मंडली है वो भी बड़ी प्रेमी मित्र मंडली है। जिस तरह से वे यहाँ आते हैं तो उनका स्वागत होता है, वैसे हम वहाँ गए तो हमारा स्वागत हुआ है। और मित्रों ने पूरा ध्यान रखा है हमारा। अभी हम आ गए हैं मेन रोड पर और यहाँ से केदारखो के उस
खुले मंदिर पर जाने के लिए तैयार। यहाँ ये देवास का एक कंस्ट्रक्टेड ब्रिज है और मित्र मंडली आपस में बात करते हुए। और अब हम निकले हैं अपने गंतव्य के लिए बिल्कुल सीधे। और शहर से होता हुआ ये जो रास्ता है ये बहुत ही रमणीय है। आप देख सकते हैं जस्ट अभी तो आपको घर ही घर दिखाई देते हैं, पर जैसे ही आगे निकलते हैं वैसे ही खेत, पहाड़, पवन चक्कियाँ ढेरों दिखाई देती हैं। अभी तो एक कॉलोनी से हम निकल रहे हैं। दोस्तों ये जो ब्लॉग है, इस तरह के और भी ब्लॉग्स आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि ब्लॉग बनाना बहुत ही आसान होता है और यहाँ दर्शनीय स्थल काफ़ी हैं। और उस तरह से जब ब्लॉग बनाए जाते हैं तो एक नियमितता मिलती है। और अभी आ गए हैं। हाँ, ये देवास, आज जो नाम देवास है ये देवीवास था। देवीवास के बाद में देवास नाम पड़ा है। इसमें 2 देवियों का वास है, माँ तुलजा भवानी, माँ चामुंडा रानी टेकरी के ऊपर वास करती है। और ये माँ भगवती के अंग के कुछ हिस्से गिरे हुए यहाँ पे, उससे ये शक्तिपीठ उत्पन्न हुई है। इसमें 2 राजाओं का राज था, एक छोटी पाथी का महाराज था, एक बड़ी पाथी। छोटी पाथी का राजा सब यहाँ से चले गए, वो खत्म हो गए। बड़ी पाथी का राजा अभी वर्तमान में है। उसके पास धन, माल, खजीना, जमीन, खेती बाड़ी सब कुछ है। इसमें देवास में 4 गेट है, चारों दिशा में 4 गेट है। इसके अंदर ही अंदर गेट के अंदर देवास सिटी थी। आज बहुत बड़ी सिटी हो गई कि कोसों दूर तक मतलब फैली हुई है। इसमें हर वर्ष नवरात्रि में भयंकर मतलब माता रानी का 24 घंटे लाखों श्रद्धालु आते हैं चारों तरफ से खूब भंडारे चलते हैं। और ये देवास ऐसी सजी हुई रहती है कि जैसे दुल्हन की तरह। कोई भी जो आता है तो देवास में देखते ही रह जाता कि क्या देवास सिटी है। कलकत्ता से भी बढ़ के देवास है। इसके पास में नागदा की पहाड़ी है, नागदा क्षेत्र। वहाँ पे चेतन मूर्ति है, गणेश जी का मंदिर है, प्राचीन मंदिर, सब मनोकामना पूर्ण करने वाला। एक तरफ केदार खो है, केदार खो में भगवान केदारेश्वर महादेव का मंदिर है। झरना गिरता है वहाँ पे, घनी झाड़ी है, वहाँ पे गुफा है। गुफा में एक टाइम में भी कुछ ही समय के पहले की बात है, एक महाराज रहा करते थे। उनके पास एक गाय थी। वो गाय को जब ग्वाल गाय चराने के लिए जाते तो गाय उनकी गाय ढोर के साथ साथ रहती थी। एक दिन ग्वालों ने विचार करा कि क्यों ना इस गाय की ग्वाली लेने के लिए चले। तो सब अपना अपना घर चले गए। एक ग्वाल उसके गाय के पीछे गया तो वो गाय सीधी गुफा में चली गई। गुफा में जाके देखा उनने तो एक महाराज जी अंगार के ऊपर बाटी सेक रहे थे, बाटी बना के। उसमें 4 बाटी रखी हुई थी और वो बाटी सिकाई कर रहे थे। गाय जैसी गई तो महाराज जी उठे और गाय को बांधा और उन्होंने बोला कि गाय को बांधी। वो पीछे पीछे वो ग्वाल भी चला गया। उसने बोला कि बेटा कैसे, कि महाराज जी मैंने ग्वाली नहीं दी इसकी, तो इसकी ग्वाली चाहिए। मैं कह रहे बेटा मेरे पास क्या है, चल तो आ गया तो कुछ खाली नहीं जाएगा। तो एक मुट्ठी भर के उसने जो दी है महाराज जी ने निकल देव को। उसने ग्वाल उनके पास में कुछ गमछा उमछा कुछ कपड़ा रखते थे, अपने पल्लू में बांध लिया और कहा यार क्या महाराज ने कुछ नहीं दिया, जौ के दिए दाने। तो आगे जाके उसने पटक दिए तो 4 से दाने उसके डट्ठल वाले कपड़े में घुस गए
कपड़े में घुसे तो उसने वो ग्वाल देखते बोले महाराज किसकी गाय है, वो कोई ग्वाली लेके आया होगा। तो उनने क्या करा, अरे यार वो जव दिया था महाराज ने, देखो मेरे पल्लू में कहीं कहीं होगा। तो जैसे उसने पल्लू में देखा तो 4-6 वो जो फंसे हुए थे वो चमक रहे थे, सारे मोती, सब हीरे मोती। उन्होंने देखा और यार ये तो बहुत झकाझक अंधेरा था, तो पूरा उसने जैसे ही बोला तो लाइट हो गया। बोले ये तो बहुत अनमोल चीज मिली थी महाराज से, तेने कहाँ पटक दी? बोले हमने वहां पटक दी यार। तो चलो सब के सब गए, वो 8-10 जन है, तो वहां नहीं मिला फिर उनको। उसके बाद उस दिन से वो गाय भी आना बंद हो गई। तो वो जो गुफा है उसमें महाराज अब क्या पता कहाँ रहते हैं, वो गाय भी उस दिन से वो पोल खुल गई, तो वो गाय भी नहीं दिखी और वो महाराज भी नहीं दिखे। वो भरतरी गुफा है आपके यहाँ से नागदा के पहाड़ से उज्जैन तक भरतरी महाराज के आने जाने का रास्ता है। वो भरतरी महाराज भी केदार को दर्शन करने के लिए आया करते हैं, अभी भी आते होंगे, वो तो अंतर्यामी है। उसमें बहुत सारी बूटी है। बूटी के बारे में बताऊं, अपने देश में एक पहले धर्मंत्री भी बोलते थे, कुछ अपनी मालवी भाषा में बोलते उसको क्या नाम से महाराज, धर्मंत्री ऐसा ही कुछ नाम है उनका। तो महाराज के पास में बूटी जमाने भर की थे। वो क्या करते थे कि उनके पास चेले चपाटी बहुत थे, तो वो चेले चपाटी को लेके घूमते। तो उन्होंने कहा चलो केदार को चले दर्शन करने के लिए, क्योंकि महत्वपूर्ण दर्शन है बाबा का। दर्शन करने के लिए जा रहे थे, तो उनकी क्या खासियत थी कि वो जहाँ भी कोई आदमी मर जाता वहां जाते वो और उसको देख लेते मरे हुए, तो वो आदमी खड़ा हो जाता। भगवान ने सोचा कि ये तो संतुलन बिगाड़ देगा जमीन। तो भगवान ने क्या करा कि एक सिर का बाल तोड़ के केदार पे रास्ते पे, जो नागदा से और केदारपुर के बीच में एक बाल तोड़ के पटका भगवान विष्णु ने। उसका क्या बना, कुबड़ी, जो बुढ़ा आदमी टेका लेके चलते हैं ना, वो कुबड़ी अच्छी चकाचक। अब महाराज जी इधर से जा रहे थे तो वो समझ नहीं पाए, यार कुबड़िया बड़ी अच्छी पड़ी यार, उठा ली। चले चपाटी जब साथ में केदार को जा रहे, अब जो जा रहे वो तो उन्होंने कुबड़ी उठा ली नहीं, उनकी पीठ में खुजली चली तो अपने भी पेट में खुजली चलती तो हाथ नहीं पहुंच पाता, कुछ न कुछ सहारा लेना पड़ता। उनने ऐसे कुबड़ी का मुंह दिखा था, तो कुबड़ी के मुंह से उनने खुजला, जैसे उनने खुजला वो सांप बन के ना उसको काट खाया पेट में। अब फिर उन्होंने जो फेंका उसको, तो वो जाले खाले में, मतलब झांडी में जानवर भाग गया। वो भाग गया जानवर, तो उनने चेले चपटे से बोला कि यार बेटा एक काम करो, जानवर ने काट लिया, मैं देखूं तो कुछ नहीं होगा, मेरी नजर पड़नी चाहिए, अगर नजर नहीं पड़ेगी तो असंभव है बचना। तो एक काम करो, तुम मेरी गर्दन काटो, और गर्दन काट दो और जोड़ दो, मैं मरूंगा नहीं। तो अब इतने जने सब थे, वो 50 आदमी, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि गुरुजी की गर्दन कौन काटे यार। अब गर्दन नहीं काटने पे फिर वो ज्यादा बेहोशी है तो मरने लगे। तो उन्होंने बोला बेटा तुमने गलत करा, मेरी गर्दन नहीं काटी, अब मैं मर जाऊंगा। पर एक काम करना, मैं मर जाता हूं तो मेरे इस शरीर को जलाना भी मत और गाड़ना भी मत। गुरुजी फिर क्या करेंगे? बोले इसको तुम मेरे शरीर का मांस बनाओ, चीर फाड़ लो और इसका मटन बना लो और सारे चेले चपट निकाल लो। तो मैं एक वेद हूँ, धनेश्वर वेद नाम था, मैं एक वेद हूं तो तुम सारे ही वेद हो जाओगे। जो मेरा मांस खा लोगे तो तुम सारे ही वेद हो जाओगे। तो भगवान ने सोचा अब तो और अनर्थ हो जाएगा, अभी तो क्यों एक ही था, तो जहाँ मर जाता वहाँ जिंदा हो जाता। और ये अगर इतने हो गए थे दुनिया में फैलेंगे तो एक को भी नहीं मरने देंगे, किसी जानवर को नहीं, इंसान को किसी को नहीं मरने देंगे। तो क्या करेंगे? तो संतुलन तो पूरा खराब हो जाएगा। फिर भगवान ने नारद जी को भेजा। तो नारद जी के बारे में तो आप अपन सभी जानते हैं। नारद जी आए, नारायण 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 करते करते तो वहां पहुंच गए नागदा की पहाड़ी में। पहुंचे उनने तो बोले अरे बेटा तुम लोग कैसे क्या कर रहे हैं और ये क्या बन गया है? तो बोले अरे आप किसी ने तो किया दिया, ये यार वो मटन बन रहा है। और राम 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 बोला गुरु का मटन? बोला हाँ, कि वो वेद जी थे। उन्होंने बोला बेटा मैं वेद हूँ, मैं मर रहा हूँ, मेरे मांस खाओगे तुम सब वेद बन जाओगे। तो बोले कि अरे नारायण नारायण बहुत बहुत अनर्थ। बोले कि अपना बाप तो पाप का होता है, गुरु धर्म का बाप होता है। तो बोले कि बेटा तुम ये अनर्थ कर रहे हो। तुम नारद जी की बात में आ गए सारे चले पटे। फिर गुरुजी क्या करे? नारद जी ने सोचा कि नागदा की पहाड़ी में मांस ढोल दिया जाएगा
तो पता नहीं क्या क्या और उत्पन्न हो जाएगा। तो क्यों ना इसको यहाँ से फेंकवा दें गंगा जी में, कि तुम गंगा जी में विसर्जन करो इसको। अब गंगा जी ले गए वो चले, उन्होंने गंगा जी में ले गए, तो गंगा जी में जाके उनने छोड़ दिया, हाथ जोड़ दिया। हंडी ऐसी ऐसी, वो हंडी उबलती बन नहीं हुई थी भाई, ऐसी की ऐसी उबलती रही, मतलब जैसे अग्नि के ऊपर उबलती है ना, ऐसी हंडी फेंक की फेंक ले गए। उनने उंधेली नहीं उसको, ऐसी छोड़ हंडी को छोड़ दी उनने। तो गंगा में बहते बहते गंगा मैया बंगाल में चली, बंगाल की खाड़ी में गिरती। अब वहाँ उस टाइम पे बंगाल की खाड़ी में क्या होता है कि सुबह सुबह मॉर्निंग में हंडी बहती बहती पहुंची, तो वहां पे 3 लोग स्नान कर रहे थे, क्योंकि बंगाल में खारा पानी है, समुद्र आसपास, ये गंगा मैया का पानी ही मीठा है, ये यूज करते हैं वो लोग। तो उसमें एक लूनी नाम की एक चमार समाज की थी, या उसको बोलते लूनी चमार। एक इस्माइल जोगी मुसलमान समाज का था, इस्माइल जोगी, और एक धोबी समाज के एक धोबन भाई, एक लूनी चमार, कपूरी धोबन और इस्माइल जोगी, ये तीनों लोग वहां पे उस टाइम पे स्नान करते थे। स्नान करते थे, जो हंडी बहती बहती गई तो हंडी को उनने पकड़ी वो किनारे भाई पकड़ी, उनने बोले लो आप लो, वो किनारे पे उनने पकड़ी, तो बोले कि भारत देश से कोई चीज बहती बहती आई है। तो जैसे अपन लोग अभी अपन कुछ जैसे मोबाइल में कुछ यार फलाना या कुछ आया है, तो अपन क्या बताना जरा, तो अपन सब देखने लग जाएंगे। तो तीनों लोग उसमें झांकने लगे, तो उसमें से भाप निकली ना, तो तीनों को भाप भरा गई। वो उनने क्या रहा इसमें तो मांस है यार, फिर उनने उस हंडी को बंदी कर दी, वहां विसर्जन हुआ उसका। और वो बास उनको जो खुशबू भाप थी, वो भाप भरा गई, उससे वो जादूगर बन गए तीनों। तो आज जो बंगाल का जादू है वो अपने भारत देश का ही जादू, भारत में ही था और कहीं भी नहीं था। बंगाल है तो अपना वो गुरु जी के मांस की जो भाप घुसी थी, उस भाप से बंगाल की आज संस्कृति है, वो बंगाल में मतलब बंगाल का जादू हो गया। वो सारी कहानी आप अपने देवास से शुरू हुई, नागदा की पहाड़ी से। अब सवाल बचा उनके पास, गुरु जी के पास पोटली थी, काय की पुट्टल, जड़ी बूटी की। जड़ी बूटी सब वो अंतर्यामी थे, तो जड़ी बूटी कोई कमजोर थोड़ी थी, वो भी जड़ी बूटी हम सभी महत्वपूर्ण थी। सारी बूटियां वो चले चपटे उनकी मांस की हंडी लेके चले गए, उसकी झोली को कौन संभाले। वो बूटी बिखर गई पूरी नागदा की पहाड़ी में फैल गई। वो उसमें छोटी सी चीज से छोटी चीज मतलब सजीवनी बूटी भी है, कोई जानने वाला हो तो सजीवनी बूटी भी उसमें है, पारस पत्थर भी है। एक बार क्या हुआ, एक मेमनन समाज का बहुत गरीब आदमी था, बकरे थे उसके पास। तो बकरे था, तो उसको मालूम कि इसमें पारस पत्थर है, तो मिले तो किसको, कौन किस्मत वाला जो मिला, अभी तक तो मिली नहीं। उसने क्या करा, लोहार के यहाँ जगह अपने बकरियों के पाँव में, घोड़े के पाँव में नाल रहती ना, ऐसी नाल बनवाई और सब बकरियों के पाँव में नाल ठोक दी। और वो जंगल में बकरी चराने जाता, तो किसी न किसी दिन एक आध बकरी उसके ऊपर चढ़ जाती, कभी 2-4 ही पाँव रखा गया, तो कभी 1 पाँव रखा, कभी 2, शाम को चेक करता। पारस पत्थर की एक खासियत है, उसमें अगर लोहा टच हो जाता है तो सोना बन जाता है। तो शाम को वो जो सारी बकरी की चेक करता है, किसी न किसी बकरी तो चढ़ी जाती है उसमें, तो सोने की नाल उसके पास में ढेर हो गई। अब छत्रपति महाराज थे, देवास के राजा, छत्रपति को मालूम पड़ा कि इसकी झोपड़ी, और ये झोपड़ी में मतलब देखो तो ये पैसे वाला कैसे हो गया। अब वो तो शक आ जाता है हर आदमी को। अब उसने छापा डाला तो उसके यहाँ से बहुत सारा सोना निकला सब वो एक डिजाइन का, सब छोटी बकरी की नाल, और कहाँ से चोरी करके लाए। बोले मैंने चोरी तो नहीं करी महाराज। तो बोले कि फिर ये सोना कहाँ से आया? बोले देखो मेरी बकरियों के पास में सब में टुकी है नाल। तो बोले ये कैसे होता कि साहब नागदा के पहाड़ में मैंने सुना था कि नागदा के पहाड़ में पारस पत्थर है। छत्रपति को मालूम नहीं, क्योंकि ये देवास महाराज यहाँ के नहीं है। ये कैसे घुसपैठी करके ने कैसे राजा रजवाड़ा के टाइम में कैसे कोल्हापुर के रहने वाले यहाँ आके मतलब ये राजा बने। जैसे ग्वालियर महाराज भी ग्वालियर का नहीं है, ये भी कहीं से सब महाराष्ट्र के है ना, आगे ने मतलब अपनी छवि जमा के राजपाट संभाल लिया। तो ऐसे देवास महाराज का उनको मालूम नहीं था कि पारस पत्थर है, कि मतलब वो धनेश्वर वैद्य जी के मतलब उसकी पोटली में से एक पारस पत्थर भी गिरा हुआ है इसमें। अब उनने क्या करा महाराज ने, क्या एक हाथी के को मंगा के एक लोहार से अच्छी 6 मन वजनी है, मतलब 20 किलो का एक मन होता है,
अब आज अपन क्या बोलते हैं उसको, धड़ी कुंटल या धड़ी वड़ी तो सब खत्म हो गए, पहले मणि बोलते थे। 6 मन के इतने इतने मोटे पारे की साकल बनवाई, हाथी के गले में टांगी, और उसके साथ में फिर क्या कि चलो अपन भी देखेंगे पारस पत्थर कैसा होगा। हाथी के पीछे पीछे 100-200 जने हाथी को हाँकते जाए, महावत आगे 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 आगे। तो मालूम है उस पारस पत्थर के ऊपर से वो निकल गया हाथी, तो 3 कड़ी घिसा गई उसके ऊपर, वो तीनों सोने की हो गई। किसी को 100 आदमी को पता नहीं चली कि कौन से पत्थर से टकरा गया। वो 3 कड़ी मिल गई वो छत्रपति महाराज को। इसके बाद में आज तक अब किसी को कुछ, किस्मत वाले को कुछ होता हो तो पता नहीं, और बाकी पारस पत्थर है। दूसरी बात, इसमें जिंदी समाधि बहुत है नागदा के पहाड़ में, महात्मा लोगों की, हजारों वर्ष पुरानी। क्या हुआ, ये भी रोड है, ये देवास से इंदौर के बीच में, इसकी 10-10 फीट तक खुदाई हुई है, मेरे सामने की बात है। अच्छा, तो खुदाई हुई तो जर्मन का ये था ठेकेदार, उसने बोला भाई मेरे को संपूर्ण जगह भराव करने के लिए चाहिए, मट्टी तो खुदवा दी। तो देवास महाराज ने निर्णय किया पहाड़ खोद लो, पहाड़ बहुत बड़ा है। उसने दूरबीन लगा के देखा तो उसमें जिंदी समाधि बहुत है महात्माओं की, बैठे हुए उन पर गारा चढ़ गया, मतलब मट्टी। तो उसने बोला कि इसमें तो बहुत महात्मा बैठे हुए, अगर मैं इस पहाड़ की खुदाई करता हूँ तो पता नहीं किसी महात्मा की समाधि अगर नष्ट हो गई तो पता नहीं चौपटी कर देगा सब। तो उसने मना कर दिया। फिर बालगढ़ के यहाँ तालाब खोदा समतल जमीन पे, उस तालाब की मट्टी से फिर ये देवास इंदौर के बीच में भराव करा रोड। दूसरी बात, यहाँ पे वो नागदमन नदी है, नागदा के इस पार अपन जाते हैं, 12 महीने बहती है वो। उसमें एक राजा परीक्षित की जो कथा आती है, उसमें भागवत जी में जो बताते हैं, वो उसने ऋषि के लड़के, उसने कलयुग जब उसके राजा के उसने सिर में आया था, तो उसने मरा हुआ सांप महाराज के गले में डाल दिया था। उसी नाग ने उस राजा को, उसने श्राप दे दिया, उस नाग ने राजा को डसा। उस राजा के लड़के ने किया कि मेरे बाप को सर पर डसा, तो मैं क्यों नहीं सारे नाग को नष्ट कर। हाँ, नाग यज्ञ करा था ना, नाग यज्ञ तो क्या करा था, नागदा की पहाड़ी पे करा था, यही पे करा था। हाँ, नागदा की पहाड़ी, उसी में से तो नागदमन नदी निकली जो सिपरा में मिल जाती है। अच्छा, अपन यहाँ से निकलते थे, रसूलपुर के यहाँ मिलती है, कभी आप इस रोड से गए देवास इंदौर, ये रसूलपुर से जो निकली है, और नागदा के वहां से निकली उस हवन कुंड के अंदर, नाग के कुंड से, इसी नाग दमन यानी नाग के हवन से निकली, इसलिए उसका नाम है नाग दमन। ठीक है, उसमें सारे नाग नष्ट हो, सारे 8 गोली, एक नाग बचा शंकर भगवान का। हाँ। शंकर भगवान के गले वाला तो कैलाश पर्वत पे था वो, तो शंकर भगवान के सिंहासन से चिपक गया, तो सिंहासन सहित शंकर भगवान आ गए, टूट के आया। शंकर भगवान सिंहासन सहित वो यहाँ आ गए। तो फिर उन्होंने क्या गए, बस अब भी एक खुद रहने दे तथास्तु। तो भगवान ने एक कोली बचल नहीं थी, 9 कोली नाग थे, 8 कोली का हवन कर दिया उसने। तो वहां से फिर वो हवन खत्म हुआ। आज भी उस हवन की जगह क्या है, जैसे खजरी ईंट होती है उसके कैसे पत्थर हो जाते हैं, ऐसे खजरी टाइप के बड़े बड़े ढेपड़े होन, मतलब नाग उनके ऊपर जले हुए पड़े हैं ऐसा। हाँ, देखेंगे। अब वो तो जाने में तुमको बहुत दिक्कत आएगी, वो बहुत दूर पड़ता है। केदार को इधर है, और वो नागदमन का इस साइड पूरब में आ जाता है, और आप जाओगे पश्चिम और दक्षिण की ओर। पहाड़ बहुत बड़ा है, तो आप दिन भर में भी सफर पूरा नहीं कर पाओगे, फिर झंडी ज्यादा है। उसके लिए आपको एक दिन उधर है, एक दिन इधर निकालना पड़े, 2 दिन का सफर करना पड़े, तो पता लग पाएगा। घनी झंडी हो गई। अब पहले क्या सारे वृक्ष कट गए, अब ये ऊपर पवन ऊर्जा लगी हुई है, और आसपास रखो, मतलब झाड़ी काटना मना है, खूब घनी झंडी है। अभी वो शेर पकड़ने के चक्कर में 4 हाथी बीमार हो गए, वो हाथी को शेर को पकड़ नहीं पाया। तो नागदा की ये कहानी। और जड़ी बूटी के बारे में तो जैसे बहुत सारी चीज है कि जड़ी बूटी इतनी है। उसमें एक भाई इधर एक बड़े पिपलिया गांव आ जाता, वो घी बेचने के लिए आई थी, थोड़े पुराने टाइम की बात है। घी बेचने के लिए तो वो सिर पे चूमन लग के नहीं, तो उसने क्या करा, वो जो मटकी थी गाड़ी की, तो वो इधर इधर रोड के सिर पे से आ, तो उस मटकी को, घी की मटकी की में उसने क्या करा, पहाड़ी के यहाँ से जो करमदे होते हैं ना, करमदे की राज बन, उनपे वो बेल होने चाल जाती, उसमें से एक बेल खींची और चोमल बनाई और सिर पे रख ली। वो देवास पे आई बेचने के लिए आई वो घी। तो बने के वो घी बेचने लगी, तो वो चम्मच से घी निकालने लगा,
तो कितने 7 डब्बा बने, 6-7 एक मटकी में, तो घी इतना कितना बढ़िया समझ गया कि कुछ भी करामत है तो इस चोमली में है, बिल्कुल बैल की। तो अब भाई भी समझ नहीं पाई, उससे पूछा कि क्यों भाई ये घी, अब ये कहा मेरे पास डब्बे नहीं है, 6-7 डब्बे भरा गए। अब वो ये नहीं मालूम उसको वो कि कुछ करामत तो है, इतनी बड़ी मटकी में कोई 6-7 डब्बे भराते क्या? नहीं भराते ना। तो उसने क्या करा कि तुम क्या पूरी मटकी दे दो मेरे को। तो बोले हो दादा ले लो, ले लो। तो बोले कि ये भी लूंगा मैं, चोमली भी। अरे बोले ये तो बेल की चोमली है। हाँ, इसका क्या वो तो काम मैंने है? रांझ पे से खींच के ने चोमली बनाई है, ले लो। उस बनिया ने वो चोमली सहित ले ली। और जेनी बनिया है उसके वहाँ खजीने में आज भी रखी है वो क्या फैक्ट्री क्या क्या चीज है उसके पास में कोई कमी नहीं। तो ऐसी ऐसी चीज है नागदा के पहाड़ में। अब ये बहुत सारी बात है, वो बताएंगे तो हाँ, उन्होंने पूरा क्या दिन हो जाएगा फिर भी। जो मेरे नॉलेज में है। अच्छा वहाँ जो वो वहाँ जैसे वो झरना जो भगवान के ऊपर वो जो धार आती है तो वो हमेशा चलता रहता हाँ है? हमेशा झरना, वो जो भोले बाबा के वहाँ झरना 12 महीने गिरता तो है। वहाँ का नदी नदी है कि तालाब? नदी नहीं, वो तो पहाड़ी है। पहाड़ी कोई से नदी ऊपर नहीं। गिरता है। हाँ पहाड़ी सबसे है। ऊपर। पहाड़ी पे से गिरता है। मंदिर तो सबसे ऊपर ही है। मंदिर देखो भाई, मैं तो है नहीं, अरे जाने का कई बार सोचा, मैं अकेले की कोई जाने की मतलब यही नहीं है, ऐसा कोई साथ मैं अकेला नहीं आदमी नहीं जा गया। सकता। मंदिर से मैं- पहाड़ी अकेला आदमी कोई भी 20 फीट अरे ऊंचाई जा पे। सकता पर बाकी डर लगता है यार, वो घना जंगल होगा। हाँ, घना जंगल है। उसके बाद फिर समतल जगह आ गई, जो गंगा जी की ट्रेन है ना उससे 20 फीट ऊंचाई है। उसके बाद में फिर वहाँ से नहीं जाती, गाड़ी नहीं अब जाती, ये लोग गए हैं तो आप गाड़ी नहीं जाती है। गाड़ी तो पवन चक्की नन के लिए और दूसरा रास्ता वो है, तो पवन चक्के लेके आए तो ऊपर रोड बना दिया हमने, ऊपर से और तो बाकी रास्ता इधर से है। नहीं है। वो भी अब बनाया हमने। इधर तो मतलब जो पानी बहता नहीं है और ऐसे वो बन जाता रास्ता पानी बहने का, उसी रास्ते से चलना अपने को बस। चलिए देखते बाकी हैं। मोटरसाइकिल वगैरह नहीं जाएगी। गाड़ी टिका के तो पैदल ही जहाँ जाना। तक जाए गाड़ी वहां तक जाओ। हाँ। हाँ थोड़ा सा है, 200-300 मीटर होगा बस। वो चढ़ाई है बस, बाकी समतल जगह तो जाएगी गाड़ी। खास तो वही है, इसी सफर के लिए। और अब हम निकले हैं मामा जी के यहाँ से केदारखो के लिए। और ये बहुत ही एक उत्तेजक
और ये अत्यधिक रमणीय स्थल, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि ये सड़क जो है वो खेतों के बीच में से उस पहाड़ तक हमें ले जाती है। और अब जो बहुत ही कम देखने को मिलता है, मैंने जूम किया है अपने कैमरा को और आप देख सकते हैं, कुछ दिख रहा है आपको? ये मैं आपको फिर से बताता हूँ जूम करके। और ये मैं आपको आगे से बताता हूँ, इधर से लेकर जाता हूँ मैं मैं आपको बताता हूँ। ये देख सकते हैं आप, पवन चक्की बिल्कुल स्पष्ट दिख रही है और इसके निकट जाकर भी एक नज़ारा आपको बड़ा रमणीय दिखने वाला है। और ये गांव से होते हुए अभी हम बढ़े हैं आगे और आप देख सकते हैं कि अभी भी गांव में जो है वो उसी तरह की मिट्टी की खुशबू, गोबर की खुशबू, और अभी देख सकते हैं आप जानवर भी आपको दिखाई देने वाले हैं, ये देख सकते हैं आप। और इस गांव के बीच से होते हुए अब बढ़ने वाले हैं केदारको के लिए आगे। ये देख सकते हैं आप, आधुनिकता जो है वो गांव से भी अब परिचित हो चुकी है। देख सकते हैं आप, ये सारे वाहन, ये सारे घर और ये कॉलोनी धीरे धीरे होते हुए इस गांव के रमणीय दृश्य का आनंद लेते हुए, ये आप देख सकते हैं भैंसें बंधी हुई है, गाय बंधी हुई है। एक बहुत ही सुखद अनुभव मिलता है जब गांव में समय व्यतीत किया जाता है। और खेतों के बीच से जाता हुआ यह रास्ता एक सुखद एहसास देता है, जहां शहर की भागदौड़ से, व्यस्त जीवन से समय निकालकर जब आप एक गांव के मार्ग से एक ऐसे रमणीय स्थल पर, दर्शनीय स्थल पर अपना समय देने का विचार जमाते हैं, करते हैं, तो एक बहुत ही सुखद एहसास होता है। और एक पवित्र वातावरण के साथ एक ईश्वरीय संगति का अनुभव होता है। और आप ये देख सकते हैं कब्रिस्तान जन्नते लगिया, वहाँ से हम गए हैं। एक्चुअली ये है यहाँ पर एक कब्रिस्तान, पर वहाँ से सीधे जाना है। ये देख सकते हैं आप, फिर से पवन चक्की और बिल्कुल निकट इस पहाड़ के ही हमें जाना है। और अब जो रास्ता है, अब 4 लेन सिंगल लेन से अब हम आ गए हैं पथरीले रास्ते पर। और ये जो रास्ता है ये जंगल का रास्ता है और यहाँ से उस पहाड़ पर हमें जाना है जहाँ पर ये विंड मिल, पवन चक्की लगी हुई है। और आप देख सकते हैं कि बहुत ही पथरीला रास्ता है ये। अभी मैं आपको और बताता हूँ, ये देखिए, ये देख सकते हैं आप। यहाँ कई चरवाहे आपको दिखने वाले हैं जो कि अपनी बकरियों को, गायों को, भैंसों को चराने के लिए यहाँ पर आते हैं। और आप देख सकते हैं कि अब ये बहुत ही रोमांचक यात्रा शुरू हो चुकी है और बड़ी ही संभाल कर गाड़ी को हमें चलाना है, क्योंकि पत्थर छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, और बड़ी ही संभाल कर मैं अभी अपनी बाइक को राइड करता हूँ। वाह, ये देख सकते हैं आप, ये जो पहाड़ है ये सिर्फ
बच्चों की चित्रकारी में अब हमें देखने को मिलते हैं, पर आज साक्षात आपको ये पहाड़ और आप ये देख सकते हैं ये पवन चक्की का नज़ारा बहुत ही रमणीय है। क्योंकि पहाड़ तो कई देखने को मिलते हैं, पर पहाड़ पर पवन चक्की का होना, और ये आप देख सकते हैं एक से अधिक पवन चक्कियाँ हैं यहाँ पर। मैं आपको भी और आगे बताता हूँ। भी गाड़ी में कुछ हो गया है तो उसे देखने के लिए उतरे हैं, बाकी फिर से सफ़र शुरू हो चुका है और हम बढ़े हैं अब आगे। आप देख सकते हैं दोस्तों, जब भी आप यहाँ पर आते हैं तो पैदल आप चल सकते हैं, पर बहुत समय लग जाने वाला है, क्योंकि फिर वो अंदर तक जब आप जाते हैं तो 2 से 2.5 किलोमीटर अंदर आपको इस पथरीले रास्ते पर चलना होता है। तो जहाँ तक गाड़ी हमारी चल सकती है, जा सकती है, वहाँ तक गाड़ी से जाने वाले हैं, और उसके बाद फिर देखते हैं कि आगे किस तरह का रास्ता दिखता है, कि गाड़ी जा सकती है कि गाड़ी को टिका कर पैदल जाना पड़ सकता है। और ये गाड़ी जा रही है हमारी बढ़िया। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों ये व्लॉग बनाकर, क्योंकि जहाँ हम जा सकते हैं वहाँ तो हमारी उपस्थिति खुद की ही होती है, और जहाँ हम नहीं जा सकते तो वहाँ ब्लॉग के माध्यम से हम उस जगह की पूरी जानकारी ले सकते हैं, जिस तरह से मैं अभी आपको पूरी जानकारी देता हूँ। और आपको बिल्कुल ये प्रत्यक्ष अनुभव करवाना चाहता हूँ कि किस तरह से मैंने यहाँ पर बहुत आनंद किया। आप भी इस वीडियो को देखकर एक प्रत्यक्ष अनुभव ले सकते हैं, और आप सोच सकते हैं कि इतने अंदर जहाँ गाड़ी जाए जा रही है, और अभी भी अभी तो 1 किलोमीटर तक अभी और जाना है, और उसके बाद वो पहाड़ पर चढ़ाई भी करना, और उसके बाद वो मंदिर आता है। सो आप भी उत्तेजित रहिए और देखिए कितनी पवन चक्कियाँ लगी हुई है। देखिए लाइन से कितनी पवन चक्कियाँ लगी हुई है, देख सकते हैं आप। लगातार कुछ घूम रही हैं, कुछ टिकी हुई हैं, पर ये बहुत अच्छा है नज़ारा है। अभी मैं आपको एक व्यू और बताता हूँ पवन चक्कियों का ही। ये देखिए आप, ये नज़ारा देखिए, हाँ हाँ हाँ, ये नज़ारा मज़ेदार है। और ये देखिए, और दूर से ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे वो जो बच्चों का खिलौना होता है चक्री वाला, जिसमें कभी मैंने वो बबूल के कांटे से वो बनाया है, और जो बकरी की जो लीद होती है उससे, तो और अभी तो बच्चे ऑलपिन से भी बना लेते हैं। बाकी ये देख सकते कितना सुंदर नज़ारा है, पहाड़ों के बीच से होता हुआ, और ये बीच में पगडंडी बनी हुई है, ये रास्ता बना हुआ है, और ये यहाँ कांटे भी हैं। और मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि यहाँ पर जंगली जानवर भी होते हैं, इसीलिए जब भी आप जाते हैं तो समूह में जाएं और समूह के साथ ही रहें। ऐसा नहीं कि एक आगे चले गया बाकी लोग पीछे रह गए। सो समूह में जाएं, और दिन में ये जो सुखद धूप है ये एक बहुत ही उष्णता का एहसास देती है, गर्मी का एहसास देती है, तो ये बहुत ही सही समय है। और चूँकि जैसा अभी ठंड का समय है, सो एक ही सुखद एहसास होता है। ये देख सकते हैं यहाँ जड़ी बूटियाँ ढेर हैं, जैसा कि आपने अभी वो मामा जी की स्पीच में सुना कि ये जो पूरा पहाड़ है ये जड़ी बूटियों से सराबोर है। ऐसी कोई शारीरिक व्याधि नहीं जिसकी औषधि यहाँ न हो, जिसकी जड़ी बूटी यहाँ न हो। और ये यहाँ मैं आ गया हूँ अपने घनिष्ठ के साथ, और चल रहे हैं हम। और ये देख सकते हैं हमारे मित्र मंडली और भी जो मेरे और भाई हैं जो कि यहीं के हैं, वो भी हमारे साथ इस सफ़र में साथ हैं। ये देखिए फुल एंजॉय।
ये देख सकते हैं आप, ये पूरा रोड का व्यू दिखाई दे रहा है और कितना रमणीय है ये आप भी देख सकते हैं। बहुत ही संभाल कर जो वाहन है वो राइड करना पड़ता है, चलाना पड़ता है, क्योंकि पत्थर भी हैं और मिट्टी भी है। गाड़ी जो है वो स्किड हो सकती है, स्लिप हो सकती है। तो ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल सावधानी से मैं गाड़ी पर बैठकर ये जो वीडियो है वो शूट कर रहा हूँ। और ये आप देख सकते हैं, देखिए कि ये ढलान, और ये अब आप देख सकते हैं बारिश के सीज़न में दोस्तों ये पूरा एक जल स्रोत की तरह बन जाता है ये जो रास्ता अभी हमने क्रॉस किया। और आप देख सकते हैं कि पूरा पथरीला ये रास्ता अब शुरू हो चुका है। ये पवन चक्की का एक बार नज़ारा फिर से देखिए, ये बहुत ही सुंदर दृश्य। एक बार फिर से मैं बोलना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ये वीडियो पूरा देखिए, नेचुरल वेचुरल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मुझे पूरी आशा है कि आपको ये जो मेरा ब्लॉग है, जो कि मेरा पहला ब्लॉग है, ये पसंद आ रहा है। और इसी तरह के और भी ब्लॉग्स के वीडियोस देखने के लिए आप बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और ऑल पर क्लिक कीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं नए अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, अपने परिचितों के साथ में, अपने घनिष्ठों के साथ में, ताकि उन्हें भी एक मोटिवेशन मिले। और ये हमारी गाड़ी चल रही है और आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे सीधे हाथ पर ये जो पहाड़ दिख रहा है वहाँ हमें जाना है। ये देखिए यहाँ हमें जाना है और इस तरह से चलते जाना है। और हाँ, आप खाना खा के निकलिए, यहाँ पर आकर खाना बनाइए, वो आपके ऊपर है। क्योंकि यहाँ यदि आप पैदल चलना शुरू करते हैं तो फिर आपको ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें कुछ फल फ्रूट खा लीजिए, कुछ खाना खा लीजिए, स्वल्पाहार ले लीजिए और उसके बाद में थोड़ी सी एनर्जी के साथ में आप चलना शुरू कीजिए। यदि आप पैदल हैं तो ये रास्ता, ये जो पथ है, ये इसको आप पूर्णतः आनंद लेते हुए आगे बढ़ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, आनंद मना सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये पथरीला रास्ता शुरू हो चुका है और यहाँ कई ऐसे जड़ी बूटियों के विकसित वृक्ष मिलते हैं, ये आप देख सकते हैं। बोर भी हैं यहाँ पे, फल के भी हैं, साथ में कुछ प्राचीन जड़ी बूटियाँ भी हैं। ये देखिए, ये एक रमणीय दृश्य है। ये देखिए बकरियाँ चर रही हैं यहाँ पर, सामने आप देख सकते हैं। ये और आज मेरा पूरा जो समूह है वो बहुत ही आनंदित है, क्योंकि इस तरह की जो यात्रा होती है, जो कि एक विशेष उद्देश्य से निर्धारित की गई है, उसमें ये देखिए मैं आ गया हूँ यहाँ पर अपने परिचित के साथ, अपने घनिष्ठ के साथ में, और वो भी बड़ा खुश है। आप उनके चेहरों की खुशी देख सकते हैं, क्योंकि ये जो नज़ारे हैं वो शहर में तो देखने से रहे, पर आप देख सकते हैं, ये देखिए कितना सुखद एहसास है यहाँ पर। ये और हमारी अब पैदल यात्रा शुरू हो चुकी है और यहाँ गाड़ी पार्क कर दी गई है, गाड़ी स्टैंड पर लगा दी गई है और यहाँ से पूरी जो टीम है वो भोजन व्यवस्था के साथ धीरे धीरे, आप देख सकते हैं कितना पथरीला रास्ता है, उस पर चलना शुरू कर चुकी है। अब यहाँ से करीब करीब आधा किलोमीटर और है और अब ये बिल्कुल सीधी चढ़ाई होने वाली है। ये देख सकते हैं आप, ये बीच बीच में
छोटी छोटी मांद हैं। एक दोस्तों गुफा होती है और एक मांद होती है। तो जो गुफा होती है वो तो थोड़ी सी हॉलो होती है, जिसमें एक छतनुमा एक गड्ढा होता है, और ये मांद जो होती है वो छोटी सी होती है। जो जैसे शेर है तो वो तो गुफा में रहता है, बाकी जो छोटे जानवर होते हैं वो मांद में रहते हैं। और यहाँ सर्प भी हैं, और जो जंगली जीव है वो भी यहाँ पर मिलते हैं। तो बड़े ध्यान से सावधानी से चलते जाना है और उसी के अनुसार, कि यदि आप मन्नत को मान कर आए हैं और यदि आप नंगे पैर आए हैं तो आप सावधानी बरतिए, क्योंकि आप देख सकते हैं ये पूरे चट्टान के पत्थर हैं और पत्थर जो है वो बहुत धारदार भी हैं। तो आपको बड़ी सावधानी से पद यात्रा करना है, पैदल यात्रा करना है। और आप देख सकते हैं कि मेरी जो मित्र मंडली है वो भी ब्लॉग बना रही है, क्योंकि इतने आकर्षक स्थल पर आकर मन नहीं मानता है। और जब से ये सेलफोन का आविष्कार हुआ है तो उसका सदुपयोग ब्लॉग बनाने से अच्छा और क्या हो सकता है। तो ये देख सकते हैं आप, मैं अपने मित्र मंडली के साथ में हूँ और आप देख सकते हैं कि ये रास्ता जो है वो अब यहाँ तो वाहन आने से रहे, इसलिए वाहन को वहीं खड़ा कर दिया गया है। और ये देखिए, मैंने इसीलिए कहा कि थोड़ा भोजन वगैरह करके निकलिए, ताकि ये जो चढ़ाई है ये थकावट भरी है, तो इसमें तो ऊर्जा लगती है। और आप देख सकते हैं ये मैं बिल्कुल ऊपर जा रहा हूँ और अभी और ऊपर चढ़ना है। तो एक भाई मेरा रुका हुआ है, मेरी तरफ हाथ दिखा रहा है कि भाई तू आजा, कब तक वीडियो बनाता रहने वाला है, आजा। ये बहुत ही बढ़िया ब्लॉग बना है दोस्तों, ये देखिए आप, बहुत ही रमणीय स्थल। और अब आप देखिए यहाँ वो स्थान जिसके लिए उत्तेजना आपकी बनी हुई है, मेरी बनी हुई है, और यहाँ पर मैं आ चुका हूँ। ये देखिए यहाँ ये कितना बड़ा पत्थर है जिस पर मेरा घनिष्ठ भाई बैठा हुआ है। और ये शिव बाबा की पिंडी है और इस पर लगातार इस पहाड़ से पानी नीचे गिरता है। और ये जो पर्वत है इस पर पानी कहाँ से आता है, और ये जो पानी है ये पिंडी पर लगातार गिरकर जलाभिषेक पिंडी का करता रहता है। और सबसे जो रोचक बात है मित्रों वो ये है कि ये जो पानी है इसका कहीं पर भी संग्रहण नहीं होता है। आप देख सकते हैं कि सिर्फ उतना ही एरिया, उतना ही क्षेत्र पिंडी के चारों तरफ का जहाँ तक बस उस पर छींटे आते हैं। आप देख सकते हैं, ये देखिए ऊपर ये पूरा पर्वत है और यहाँ से पानी नीचे गिरता है, पर कहीं पर भी इस जल का संग्रहण नहीं होता है, कहीं पर भी ये जो पानी है कहीं पर भी एकत्रित नहीं होता है। तो ये बहुत ही एक रोचक तथ्य है। और न केवल ये, ऐसे कई रोचक तथ्य और भी हैं जो कि इस संपूर्ण भारत के कई प्रसिद्ध स्थानों पर देखने को मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर दृश्य है। और ये मेरी पूरी मित्र मंडली बहुत ही उत्तेजित है इस जगह के लिए कि आओ हम लोग यहाँ पर पहुँच गए। और आप प्रत्येक के चेहरे पर जो उत्तेजना है, जो खुशी है वो देख सकते हैं, जो आनंद है वो देख सकते हैं। ये देखिए एक मेरा भाई है वो भी ब्लॉग बनाने के लिए रेडी हो गया है। और ये जो भाई है जो यहीं के हैं वो इस जगह के महत्व के बारे में परिचय दे रहे हैं। और ये मैं ये देखिए सूर्य की छटा भी देखते ही बनती है। और अब यहाँ एक बार फिर से उसी स्थान से पवन चक्की का ये सुखद नज़ारा
जो कि पहाड़ पर है। और ये देखिए वहाँ से एक ये नज़ारा देखिए जिसमें ये भाई जंगल में किसी विशेष जड़ी बूटी की खोज में निकला ऐसा लगता है। ये खोजी प्रवृत्ति का भाई है हमारा कि जब तक मैं खोज नहीं लेता अपनी उस औषधि को जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ तब तक। अच्छा हाँ, लगता है पारस पत्थर की खोज में भाई। मामा जी ने जो कथा बताई है इस स्थान के बारे में वो आप एक बार ज़रूर सुनिए और आप भी बिल्कुल उत्तेजित होकर और आनंदित होकर इस जगह का घूमने का कभी तो प्लान बनाइए, योजना बनाइए और आइए, सपरिवार आइए, अपने मित्रों के साथ आइए, अपने परिचितों के साथ आइए और देखिए कि किस तरह से ये जो स्थान है ये आपको एक सुखद अनुभव देता है, आनंददायक अनुभव देता है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया आज का यात्रा का अनुभव रहा। और मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूँ कि इसी तरह के और भी ब्लॉग्स आप देखना चाहते हैं, वो धार्मिक स्थल का भी हो सकता है, किसी रमणीय स्थल का भी हो सकता है, आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और आप मुझे ये ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आपको मेरा ये जो आज का ब्लॉग है वो कैसा लगा, जिससे मैं और अगले ब्लॉग को और बेहतर बनाने का प्रयास करूं। सो नेचुरल वेचुरल ये मेरे चैनल का नाम है दोस्तों, आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है।